जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द आइडियल हब के इस यूट्यूब चैनल पर। और इससे पिछले हम लोगों को मुझे यहाँ तक याद है कि जो भारतीय राज्य व्यवस्था है, इंडियन पॉलिटी में हम लोग जो प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसके अंतर्गत हम लोगों ने कहाँ से कहाँ तक डिस्कस कर लिया था। तो आर्टिकल 52 से लेकर 58 तक मुझे याद है कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें आर्टिकल 55 एक दिन के क्लास में कवर किया था मैंने। चूँकि आर्टिकल 55 था ही इतना पेचीदा, मतलब है ही इतना पेचीदा, जिसके बारे में मैंने पूरे विस्तार से आपको समझाया है। आज इससे आगे के आर्टिकल्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 59, आर्टिकल 59 इसमें है कंडीशंस फॉर द प्रेसिडेंट। साथियों, कंडीशंस फॉर द प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के लिए क्या कुछ कंडीशंस है, इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 59 में। इसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन जो होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए? हमेशा राष्ट्रीय राजधानी में होना चाहिए। एक तो पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर राष्ट्रीय राजधानी में नहीं है, तो दूसरी बात क्या होनी चाहिए? दूसरी बात ये होनी चाहिए साथियों कि जो राष्ट्रपति भवन है ये कहाँ? सुप्रीम कोर्ट के सामने होने चाहिए। कहने का मतलब एक दूसरे के सामने, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति भवन के सामने और जो राष्ट्रपति भवन है सुप्रीम कोर्ट के सामने। तीसरा कंडीशन आपको इसमें ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति ना ही वो संसद का सदस्य अर्थात एमपी या फिर एमएलए या फिर एमएलसी। कहने का मतलब जो राष्ट्रपति है साथियों, राष्ट्रपति ना ही वो संसद का सदस्य हो सकता है, ना ही वो विधानसभा का सदस्य हो सकता है, ना ही वो विधान परिषद का सदस्य हो सकता है। लेकिन एक बात कि अच्छा, अगर मान लिया जाए कि वो इन तीनों में से किसी एक का सदस्य है, तो क्या वो चुनाव लड़ सकता है? बिल्कुल चुनाव लड़ सकता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेंगे तो उनकी ये सदस्यता समाप्त हो जाएगी। और एक बात और ध्यान रखेंगे आप कि एमपी में जो लोकसभा है, एमपी लोकसभा राज्यसभा दोनों होते हैं, जो लोकसभा है, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। इस बात का ख्याल रखें। और चौथा कंडीशन आपको ध्यान में रखना है। क्या? कि जो राष्ट्रपति महोदय हैं, राष्ट्रपति महोदय के लिए क्या होना चाहिए? एक भवन होने चाहिए, जो कि मैंने ऊपर ही चर्चा किया है कि राष्ट्रपति भवन होने चाहिए। साथ ही साथ उनका जो ट्रैवल का खर्च है, ट्रैवल का खर्च यानी जो यात्रा का खर्च है, ये उनको अलग से मिलना चाहिए। और राष्ट्रपति के वेतन में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाएगी, किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये ध्यान रखना है आर्टिकल 59 के अंतर्गत। चलिए आर्टिकल 60 की बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल 60 में क्या है दोस्तों? तो आर्टिकल 60 में है ऑथ ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑथ ऑफ द प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को शपथ, राष्ट्रपति को शपथ। तो राष्ट्रपति महोदय को शपथ कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का जो कार्य है वो किनके द्वारा होता है? तो याद रखें, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं यानी CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा इनको शपथ दिलाया जाता है। भावनाओं में आकर के आप उपराष्ट्रपति ना समझ लें। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे राष्ट्रपति,
लेकिन जो राष्ट्रपति महोदय है उनको शपथ कौन दिलाएंगे? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगर ये अब्सेंट हो, मान ले किसी कारणवश ये क्या हो, अब्सेंट हो, ये अपने पद पर नहीं हो या छुट्टी में कहीं गए हों, तो ऐसे में कौन? तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं इनके बाद, यानी चीफ जस्टिस के बाद जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होंगे वो ही क्या करेंगे? शपथ दिलाएंगे। ध्यान रखें। और राष्ट्रपति का शपथ का जो लेख है वो कौन से आर्टिकल में है? 60। तो 60 में राष्ट्रपति के ओथ की बात कही गई है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आर्टिकल 61 में आपको क्या ध्यान रखना है? तो आर्टिकल 61 में साथियों ध्यान रखना है प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। मैंने बताया था, आपको याद होगा कि आर्टिकल 56 में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा वो कितने वर्षों का होगा? वो 5 वर्षों का होगा। इससे पहले यदि राष्ट्रपति चाहे तो उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर पद छोड़ सकते हैं, और जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं वो उसकी तत्काल सूचना किनको देंगे? लोकसभा के अध्यक्ष को। और दूसरी बात कि राष्ट्रपति को अगर संविधान के उल्लंघन में दोषी पाया जाता है तो ऐसे में उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो महाभियोग शब्द का जो लेख है वो आर्टिकल 56 में मिलता है, लेकिन उसकी जो प्रोसेस है, उसकी जो प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया क्या होती है, कैसे होती है, अभी हम लोग देखेंगे। पूरी प्रक्रिया का जो लेख है तो वो आर्टिकल 61 में है, इस बात का ख्याल रखें। तो अब आते हैं हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 61 में जो प्रोसेस दिया गया है वो प्रोसेस कैसा होता है, क्या होता है। देखिए, अगर मान लेते हैं कि राष्ट्रपति महोदय को किसी भी तरह से जिम्मेदार पाया गया कि संविधान का उल्लंघन आपसे हुआ है, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में होगा दोनों में से अच्छा, ये जो मैं बता रहा हूँ ये क्या बता रहा हूँ? प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, यानी महाभियोग की प्रक्रिया। तो महाभियोग की प्रक्रिया में दोनों में से किसी भी सदन के कितने? तो 1/4, एक चौथाई सदस्य क्या करेंगे? लिखित सिफारिश पेश करेंगे। कहने का मतलब आपत्ति दर्ज करेंगे। तो कितने होने चाहिए? 1/4। जो टोटल मेंबर्स हैं कहाँ के? लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के। इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है दोनों में से किसी भी सदन में लगाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे फिर वो राज्यसभा में हो। और अगर लोकसभा में लगाना हो तो 1/4 543 का होना चाहिए, और अगर राज्यसभा में लगाना हो तो 245 का 1/4 मेंबर का लिखित क्या होना चाहिए? लिखित एक आवेदन तैयार होना चाहिए। इसके बाद फिर क्या होगा? 14 दिन का 14 दिन का समय दिया जाएगा क्या करने के लिए? अपनी सफाई में। जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को अपने सफाई में कुछ कहना है तो 14 दिन के अंदर अंदर वो इस बात का खुलासा करें, क्लियर करें कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, या फिर जो भी कुछ कहना हो तो 14 दिन का समय मिलेगा। 14 दिन के समय के बाद अगर अपनी सफाई में कुछ ना पेश कर सके तो ऐसे में क्या होगा साथियों? सदन के, दोनों सदन के, अब एक सदन नहीं, अब दोनों सदन की बात होगी। प्रोसेस जो शुरू होगा तो किसी भी सदन से शुरू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से किसी भी सदन से प्रोसेस शुरू हो जाएगा। लेकिन जो प्रोसेस है, प्रोसेस को अगर पारित करना हो तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही पारित करना होगा, और दोनों सदन के, कहने का मतलब लोकसभा और राज्यसभा के कुल मेंबर के, ध्यान रहे कुल मेंबर का मतलब कुल सदस्य के कितने? तो साथियों 2/3 बहुमत, 2/3 कम से कम
कम से कम 2/3 बहुमत। ज़्यादा से ज़्यादा अगर सारे के सारे लोग भी कह दे तो क्या दिक्कत है? अगर सारे के सारे लोग मिलकर ये कह दे कि नहीं, राष्ट्रपति महोदय ने ऐसा कुछ संविधान के बारे में कुछ किया है या संविधान का उल्लंघन हुआ है राष्ट्रपति जी से, गलतियां हर इंसान से होती है, लेकिन ऐसी नौबत अभी तक तो हमारे देश में नहीं आया है। एक बार सिर्फ क्या हुआ था कि इम्पीचमेंट का प्रोसेस लगाया गया था, शुरू भी नहीं हुआ था। और याद रखें, सदन के दोनों सदनों के कुल सदस्य के 2/3 बहुमत से क्या होने चाहिए? तो ये पारित होने चाहिए। जब ये पारित हो जाएगा तब फिर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति अपना पद छोड़ देंगे। तो कहने का मतलब महाभियोग का प्रोसेस कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 61 में है। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि दोनों सदनों में से, चाहे तो लोकसभा चाहे तो राज्यसभा, दोनों में से कोई भी सदन के 1/4 सदस्य लिखित सिफारिश पेश करेंगे और 14 दिन का समय दिया जाएगा कि राष्ट्रपति महोदय अपनी सफाई में अगर आपको कुछ बोलना है, कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद 14 दिन के बाद फिर प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा और 2/3 बहुमत से, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा, अब दोनों के 2/3 बहुमत से इसको पारित किया जाएगा और पारित हो जाने के बाद फिर वो अपने पद को छोड़ देंगे और फिर आगे जो होना है वो तो होगा ही होगा। कहने का मतलब दोबारा इलेक्शन होगा दूसरे राष्ट्रपति के लिए विदिन 6 मंथ, कहने का मतलब 6 महीने के अंदर अंदर। चलिए अगला आर्टिकल 62 क्या कहता है साथियों? आर्टिकल 62 कहता है, आर्टिकल 62 में आपको इतना ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति का पद किसी भी हालत में 6 माह के अंदर क्या हो जाना चाहिए? अंदर भर जाना चाहिए। कहने का मतलब 6 माह से ज़्यादा राष्ट्रपति का पोस्ट खाली नहीं रख सकते हैं आप। राष्ट्रपति का जो पोस्ट है वो 6 माह के अंदर अंदर हर हाल में आपको क्या करना है? भरना है। कहने का मतलब 6 माह के अंदर अंदर ही राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना है। अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति का पोस्ट खाली हो गया, कुछ भी हो सकता है, जैसे महाभियोग की प्रक्रिया से हट सकते हैं या फिर हो सकता है आकस्मिक मृत्यु हो जाए या फिर उन्होंने क्या किया, इस्तीफ़ा दे दिया, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? ऐसे कंडीशन में अब पद तो खाली हुई, पद खाली होने के बाद 6 माह के अंदर अंदर हर हाल में आपको राष्ट्रपति का चुनाव कराना है, जैसे भी करें आप। तो इस तरह से राष्ट्रपति से संबंधित जितनी सारी बातें थी वो मैंने आपको बताया, समझाया। अब आते हैं हम लोग राष्ट्रपति के कार्यों के बारे में, देख लेते हैं कि राष्ट्रपति महोदय के क्या क्या कार्य हैं। राष्ट्रपति के कार्य, राष्ट्रपति के पास कई तरह के कार्य होते हैं साथियों। पहला कार्य अगर देखें हम लोग तो पहला कार्य कैसा कार्य? जैसे प्रशासनिक या इसी को हम लोग कह सकते हैं नियुक्ति संबंधी कार्य, एडमिनिस्ट्रेटिव और अपॉइंट पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर देखें तो नियुक्ति किन किन की करते हैं, तो सबसे पहले तो पीएम की नियुक्ति किन के द्वारा होती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और पीएम की सलाह पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहने का मतलब, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मतलब हिंदी में आप मंत्री परिषद कह सकते हैं। मंत्री परिषद की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। पीएम आर्टिकल 74 में क्या कहा गया है कि आर्टिकल 74 के मुताबिक भारत का एक क्या होगा? मंत्री परिषद होगा। भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा
और उस मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होगा वो पीएम होगा। और अगले ही आर्टिकल 75 में क्या कहा गया है कि जो भारत के पीएम की नियुक्ति है वो कौन करेंगे, वो राष्ट्रपति महोदय करेंगे। और पीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, यानी मंत्री परिषद में जितने भी मंत्री होंगे उन सब की नियुक्ति कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति करेंगे। इसके बाद साथियों और क्या क्या नियुक्त करते हैं ये अटॉर्नी जनरल कहने का मतलब भारत के महान्यायवादी, जो मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है कि भारत के महान्यायवादी का जो लेख है हमारे संविधान के आर्टिकल 88 में दिया गया है। और भारत के महान्यायवादी को इतनी शक्ति है, इतने पावर्स हैं कि वो कभी भी चाहे, किसी भी समय चाहे तो लोकसभा में, राज्यसभा में या फिर सुप्रीम कोर्ट में, तीनों में से कहीं पर भी बैठ सकते हैं और सवाल भी पूछ सकते हैं। इतने पावर्स हैं किनके पास, महान्यायवादी के पास। और इनकी सहायता के लिए साथियों, भारत के महान्यायवादी की सहायता के लिए असिस्टेंट के रूप में सॉलिसिटर जनरल होते हैं, इनकी नियुक्ति भी किनके द्वारा की जाती है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा और क्या क्या नियुक्त करते हैं तो याद रखें आप, CAG का नाम आपने सुना होगा, अगर नहीं सुने हैं तो आज सुन लीजिए क्योंकि मैं हूँ ना। CAG का मतलब क्या होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी किनके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हैं इन सब की भी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट देख करके लगता होगा कि हाई कोर्ट है तो स्टेट का है, लेकिन नहीं, हाई कोर्ट के जज की भी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन याद रहे जब नियुक्त करेंगे तो हाई कोर्ट के जो CJI है, मतलब हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, तो उनकी सलाह ज़रूर लेंगे, लेकिन नियुक्ति करेंगे कौन, राष्ट्रपति करेंगे। इसके अलावा साथियों आपको ध्यान रखना है, जो UPSC के चेयरमैन होते हैं, इनकी भी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो भारत के सचिव है, राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, हिंदी ही लिख रहा हूँ, राज्य सचिव की भी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। और भी कुछ है लेकिन इतना काफ़ी है जो मैंने आपको बताया, और बाकी जो कुछ भी होगा वो प्रश्न के माध्यम से आपको बताया जाएगा। बस बताने का मकसद ये था कि नियुक्ति संबंधी कार्य भारत के राष्ट्रपति के पास है। अगला अगर देखा जाए साथियों तो कौन से कार्य है, लेजिस्लेचर यानी लेजिस्लेटिव पावर्स, कहने का मतलब विधायी शक्ति में आपको ज़्यादा नहीं, कुछ ही आर्टिकल्स ध्यान में रखने हैं जो कि मैंने पहले भी करा रखा है, लेकिन फिर भी आप देख लें ताकि रिवाइज हो जाए। मैंने आपको बताया था आर्टिकल 79 के तहत जो भारत के राष्ट्रपति हैं ये संसद के अभिन्न अंग है। कहने का मतलब जो संसद है उनका उल्लेख आर्टिकल 79 में करी गई है। और आर्टिकल 79 क्या बताता है कि भारत का एक संसद होगा जो कि कंप्राइज्ड होगा, जो कि मिलकर बना होगा। किनसे मिलकर बना होगा, तो मिलकर बना होगा लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति से। लेकिन उनमें से दो, जो लोकसभा और राज्यसभा है वो संसद के सदन होंगे, जबकि राष्ट्रपति संसद के सदन नहीं होंगे, बस अंग होंगे। और मैंने आपको बताया था, अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं याद दिला देता हूँ। आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति महोदय क्या कर सकते हैं, साथियों, ये जो सत्र है
सत्र को आहूत कर सकते हैं और सत्रावसान कर सकते हैं। और जो सत्र होते हैं ये 3 सत्र होते हैं। कौन कौन? बजट सत्र, शीतकालीन सत्र और मानसून सत्र। बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, ये 3 सत्र होते हैं। और ये तीनों सत्र कब बुलाना है, कब उसको स्थगित करना है, कब शुरुआत करनी है, वो कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। और इसके अगले ही आर्टिकल में मैंने बताया था आपको कि अगला ही जो आर्टिकल है, आर्टिकल 86, इसके तहत क्या होगा कि जब पहला सत्र शुरू होगा, पहला सत्र जब शुरू होगा संसद का, तो ऐसे में क्या होगा कि राष्ट्रपति अभिभाषण देंगे, अभिभाषण देंगे सत्र में। सत्र के शुरुआत में राष्ट्रपति महोदय का स्पीच होगा। और 87 में क्या है? स्पेशल स्पीच है। खैर, उसको जाने दें। और आर्टिकल 108 के मुताबिक आपको याद होना चाहिए, मैंने क्या कहा था कि अगर कोई साधारण विधेयक है और वो क्या हो रहा है, पारित होना बड़ा ही आवश्यक है। लोकसभा पारित कर रहा है, राज्यसभा रद्द कर रहा है, राज्यसभा पारित कर रहा है, लोकसभा रद्द कर रहा है। क्योंकि साधारण विधेयक दोनों में से किसी भी हाउस में आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब दोनों के बीच चल रहे मतभेद को दूर करना है, तो ऐसे में राष्ट्रपति 108 आर्टिकल के मुताबिक दोनों को एक साथ बुला सकते हैं, बैठा सकते हैं संयुक्त अधिवेशन के तहत। तो इसका मतलब क्या हुआ साथियों कि आर्टिकल 108 में क्या है? राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। और जो संयुक्त अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? चूँकि लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति होते हैं, और दोनों ही सदन का संचालन करते हैं। लेकिन जब ज्वाइंट सेशन की बात होगी तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा करी जाएगी। ध्यान रहे इस बात का। और ये था क्या आपका विधायी संबंधी कार्य, विधायी संबंधी कार्य। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो इमरजेंसी से संबंधित होते हैं। तो इमरजेंसी संबंधित कार्य भी हम लोग देख लेते हैं, यानी इमरजेंसी पावर्स। इमरजेंसी में राष्ट्रपति जी का क्या योगदान है, क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए, इमरजेंसी का जो प्रावधान है भारत में, जो इमरजेंसी का प्रावधान है वो 3 तरह की इमरजेंसी का प्रावधान है। कौन कौन सा इमरजेंसी, मतलब कौन कौन सी इमरजेंसी? तो एक इमरजेंसी होती है, एक इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत, आर्टिकल 352 के तहत इसको बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी। और इसमें 4 जोड़ दें तो हो जाएगा 356। 356 में क्या है? स्टेट इमरजेंसी यानी राज्य आपातकाल, राज्य आपातकाल। और इसमें और 4 जोड़ दें तो क्या हो जाता है? 360। 360 में आपको ध्यान रखना है ये है वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। और ये तीनों के तीनों इमरजेंसी को घोषित करना किनका काम है? राष्ट्रपति महोदय का। साथियों, इमरजेंसी जो लगाई जाती है इसके पीछे क्या कारण है? राष्ट्रीय इमरजेंसी के पीछे क्या कारण है बता दूं मैं आपको। राष्ट्रीय इमरजेंसी कौन से कंडीशन में लगाई जाएंगी? या तो भारत का किसी दूसरे देश के साथ क्या चल रहा हो, युद्ध चल रहा हो, या फिर क्या कि दूसरे किसी देश ने भारत पर आक्रमण कर दिया हो। युद्ध हम लोग शुरू नहीं किए हैं, किसी और ने शुरू कर दिया, अभी हम लोग युद्ध में उतरे भी नहीं हैं, उन्होंने आक्रमण किया। 2 कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर मान लीजिए सरकार से खुश नहीं है, देश की जनता सरकार से खुश नहीं है, तो ऐसे में क्या हुआ? सशस्त्र विद्रोह कर दिया, यानी आर्म्स रिवोल्ट कर दिया। तो ऐसे इन तीनों कंडीशंस पर क्या होगा? इमरजेंसी लगाई जाएंगी। और इमरजेंसी का प्रावधान दिया गया है 352 के तहत। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 3 इमरजेंसी अब तक हमारे देश में लग चुका है। वो कब कब? एक तो 1962 भारत और चीन के युद्ध के दौरान, और फिर दूसरा 1971
ये 1971 में इमरजेंसी क्यों लगा था कि भारतीय सेना के द्वारा डॉक्टर्स बनकर के मतलब पाकिस्तान का ऑपरेशन किया गया और फिर उनसे जन्म लिया बांग्लादेश। कहने का मतलब भारत का पोते का जन्म हुआ 1971 में। और जब इतनी खुशी है तो इमरजेंसी लगाने में क्या दिक्कत है, इमरजेंसी लगाई जा सकती है। चूँकि पोते के जन्म में अगर मिठाई ना बांटे 2-4 दिन तो मज़ा नहीं आएगा, तो इमरजेंसी लगाई गई। और फिर एक इमरजेंसी जो कि इलीगल माना जाता है वो 1975 में लगाई गई थी। 25 जून 1975 का वो दिन था जब भारत में एक तरह से अगर कहा जाए तो काला दिन ही देखा गया। मतलब दोनों पक्ष में रख करके देख सकते हैं आप। एक तरफ से ये कहा गया कि इमरजेंसी लगाई गई, जबकि दूसरे तरफ से ये कहा गया कि इमरजेंसी लगानी पड़ी। तो 1975 में क्या हुआ था, 1975 में जो बिहार की शान लोकनायक जयप्रकाश जी ने नेतृत्व किया था एक आंदोलन का और संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था उसी में कि संपूर्ण देश क्रांति करिए, क्योंकि जो सरकार है वो पूरी तरह से मतलब विफल साबित हो रही है, एकदम नाकाम साबित हो रही है और सिर्फ अपने लिए ही काम कर रही है। कुछ कार्य ऐसे किए गए थे जिनको देख करके आप भी कह सकते हैं कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन क्योंकि उनको तो बचाव करना था, इंदिरा जी की सरकार थी, यहाँ भी इंदिरा जी की सरकार थी साथियों, ध्यान रखें 1971 में। 1975 में भी इंदिरा जी की सरकार थी। 1962 में जो सरकार थी वो पंडित नेहरू की सरकार थी। तो 1975 में उनको बचाव करनी थी और उन्होंने क्या किया, उन्होंने इमरजेंसी लगा दिया। और उसके तहत जो स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी थे वो पूरे देश में, देश का नेतृत्व उन्हीं के हाथ में था। बिहार से थे वो तो ज़्यादातर बिहार से, और अभी के जो लालू यादव हैं, अभी के जो नीतीश कुमार हैं और स्वर्गीय जो सुशील कुमार मोदी जी, वो भी इस मिशन में शामिल थे, इस आंदोलन में शामिल थे। तो मुख्य नेताओं को गिरफ्तार किया गया इमरजेंसी लगाकर, लेकिन ये इमरजेंसी लगाना विफल हुआ आखिरकार। और फिर 76 में क्या किया गया, 76 के लास्ट में इसको हटाना पड़ा। तो उस समय जो इमरजेंसी लगाई गई थी 1975 में इंदिरा जी के द्वारा, उसमें एक शब्द पहले भारतीय संविधान में था, क्या, आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति का मतलब क्या हुआ, आंतरिक अशांति यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस का मतलब क्या हुआ कि अगर भारत में सरकार के खिलाफ कोई विद्रोह करे, विद्रोह ना करके आंदोलन करे, विद्रोह तो बड़ी चीज़ है, आंदोलन करे, तो उस आंदोलन को आप दबाने के लिए आंतरिक अशांति का नाम दे सकते हैं। तो अब ऐसे में क्या होगा, अगर हम या आप अपने अधिकारों की मांग को लेकर के सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं तो ऐसे में इमरजेंसी लगा दिया जाएगा। इमरजेंसी का मतलब क्या है कि आप घर से बाहर ना निकले। अब जब घर से बाहर निकलेंगे ही नहीं, अपनी आवाज़ को रेज़ ही नहीं कर पाएंगे हम, अपनी आवाज़ को बुलंद ही नहीं कर पाएंगे हम, तो फिर सरकार के खिलाफ क्या ही बोलेंगे। तो ऐसे में जब मोरारजी देसाई की सरकार आई 1977 में, तो 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया गया और उस शब्द को हटाकर, आंतरिक अशांति को हटाकर उसके जगह पर क्या लिखा गया, उसके जगह पर लिखा गया सशस्त्र विद्रोह। कहने का मतलब इस आंतरिक शब्द का कोई मतलब ही नहीं है। आंतरिक शब्द आप किसी को भी कह सकते हैं। अगर किसी ने बोला, किसी के कान में आवाज़ आई तो उनको लगा कि नहीं ये अशांति है, तो आप कान को बंद कीजिए, नहीं उसके मुंह को बंद करना है तो मुंह को बंद कर देंगे। क्यों, ये कह करके कि हमारे संविधान में तो आंतरिक अशांति का प्रावधान है, तो मुंह को बंद करो। तो उससे अच्छा है कि आंतरिक अशांति जो शब्द है उसको हटा ही दिया जाए और उसके स्थान पर क्या लाया गया, तो उसके स्थान पर लाया गया आर्म्स रिवोल्ट। यानी हमारे देश में अगर कोई दूसरा देश विद्रोह कर दे, मतलब हमला कर दे, या फिर हमारे किसी दूसरे देश के साथ युद्ध हो जाए, 2, और फिर तीसरा कंडीशन कि अगर सरकार से नाखुश होकर हमारे देशवासियों ने क्या करें, क्या किया, वो रिवोल्ट कर दिया लेकिन सशस्त्र, तो ऐसे में क्या होगा, इमरजेंसी लगाई जाएंगी। चलिए
आर्टिकल 356 क्या है साथियों? तो देखिए साफ साफ लिखा हुआ है राज्य आपातकाल। राज्य आपातकाल का मतलब क्या है कि अगर कोई राज्य अपनी बहुमत खो दे, राज्य की जो सरकार है वो अपनी बहुमत खो दे, या फिर इलेक्शन हुआ और अपनी बहुमत सिद्ध नहीं कर पा रहा है। नहीं समझे? समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए बिहार को ही ले लेते हैं। बिहार में मान लीजिए 100 सीटों पर चुनाव हुआ। अब 100 सीटों पर अगर चुनाव हुआ तो बहुमत कितने पर होनी है? 51 सीट पर। भाई बहुमत का मतलब क्या है? 50% + 1। बहुमत 51 सीटों पर होनी है। अब मान लेते हैं कि इसमें जो चुनाव लड़ा गया वो 3 पार्टी के द्वारा, ए जिसको मिली 30 सीटें, बी को मिली 35 सीटें और सी को मिली कितना हो गया? 30, 60, 65, 35 सीटें। अब आप देख पा रहे हैं किसी के पास 51 सीटें तो नहीं है और कोई भी एक दूसरे के साथ गठबंधन करना नहीं चाह रहा है। गठबंधन का मतलब अलायंस 2 तरीके का होता है, एक प्री पोल अलायंस, दूसरा पोस्ट पोल अलायंस। प्री पोल का मतलब पहले से जो अलायंस है वो पहले से है, और पोस्ट पोल का मतलब इलेक्शन के बाद। तो अब ये तीनों ही पार्टी एक दूसरे का कट्टर दुश्मन है। तीनों ही क्या कह रहा है कि मुझे आपसे नहीं मिलना है, मुझे आपके साथ अलायंस नहीं करना है। तो ऐसे में क्या होगा? राज्यपाल, उस राज्य के जो राज्यपाल महोदय हैं वो राष्ट्रपति महोदय को सिफारिश करेंगे कि ऐसा करिए, इसमें राज्यपाल शासन लागू किया जाए, यानी राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। और राष्ट्रपति की तरफ से उस राज्य का जो संचालन करेंगे वो कौन करेंगे? राज्यपाल ही तो करेंगे ना। तो राष्ट्रपति शासन कह सकते हैं या फिर राज्यपाल शासन कह सकते हैं। और अगली बात, अगर मान लीजिए सरकार है, किसी राज्य में सरकार है, चल रही है सरकार, लेकिन जनता खुश नहीं है और शासन सही ढंग से नहीं चला रही है, यानी कुशासन का आरोप लगा, तो ऐसे में भी क्या होगा? ऐसे में जो राज्यपाल महोदय है वो सिफारिश करेंगे कि यहाँ पर इस राज्य में राज्यपाल शासन लागू किया जाए। दोनों इमरजेंसी मुझे लगता है कि समझ में आ गई होंगी। और तीसरी जो इमरजेंसी है आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 क्या बताता है साथियों? वित्तीय आपातकाल। कहने का मतलब अगर ऐसा कुछ हो जाए भारत में कि जो भारत में मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस, पैसों की कुछ दिक्कत आ जाए, तो ऐसे में राष्ट्रपति चाहे तो आर्टिकल 360 के मुताबिक वित्तीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। जबकि ऐसा नहीं होने वाला है, हमारे भारत में तो ऐसा नहीं होने वाला है। इस मामले को झेल चुका है कौन? इस मामले को झेल चुका है श्रीलंका। इस मामले को लगभग झेलने वाला है कौन? अब पाकिस्तान। बहुत करीब है वो दिन जब वहाँ पे लोग वित्तीय आपातकाल के मुद्दे को संभालेंगे। वैसे तो वहाँ पे चीज़ें इतनी महंगी है कि वहाँ की जनता आवाज़ नहीं उठा रही है, वो अलग सी बात है, लेकिन कब तक खामोश रहेंगी? वहाँ की जनता कब तक खामोश रहेंगी भाई? कभी ना कभी तो विद्रोह करेंगे। ऐसे में क्या किया जाएगा? आपातकाल लागू किया जाएगा और फिर देश को बेचा जाएगा, बेचना होगा, यानी तो परमाणु बम हम ही लोग के हाथों बेच दे, हम लोग खरीद लेते हैं, वैसे भी उनके बम क्या खरीदना। तो इमरजेंसी पावर्स समझ गए होंगे आप। उसके बाद कुछ और भी पावर्स हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति को आज, मतलब राष्ट्रपति को नहीं, राष्ट्रपति के चैप्टर को आज ख़त्म करना साथियों। आर्टिकल 123 ध्यान रख लें आप। 123 के तहत क्या है? तो आर्टिकल 123 के तहत है अध्यादेश। अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस पावर। अध्यादेश क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई कानून तत्काल लागू करनी है और दोनों में से कोई भी सदन सत्र में नहीं है, सत्र नहीं चल रहा है, अब कानून की आवश्यकता है, बहुत ज़रूरी है, तो ऐसे में क्या होगा? राष्ट्रपति अपनी लिखित दस्तावेज पेश करेंगे जो एक कानून का ही रूप होगा, लेकिन जैसे ही सत्र शुरू होगा तो सत्र शुरू होने के बाद 1.5 माह के अंदर अंदर, यानी 42 दिन के अंदर अंदर क्या करना है? उसको कानूनी रूप देना है। कहने का मतलब जिस तरह से जो विधायिका कानून बनाती है, जैसे जैसे प्रोसीजर मैंने आपको बताया था, उस तरह से 1.5 माह के अंदर अंदर क्या करना है? उसको
पारित करवाना है। तो कहने का मतलब एक अध्यादेश की जो शक्ति होती है 6 माह प्लस 1.5 माह, 1.5, कुल मिलाकर 7.5 माह। अब ये 7.5 माह क्यों? अधिकतम बोल रहा हूँ मैं, अधिकतम। न्यूनतम तो अगर मान लेते हैं मैंने कल अध्यादेश, मैंने नहीं, राष्ट्रपति ने कल अध्यादेश जारी किया और 5 दिन के बाद क्या हुआ? सत्र शुरू हो गया। तो अब जब सत्र शुरू हुआ तो 5 दिन प्लस 1.5 महीना, इतने दिन के अंदर अंदर कानून बन जाना चाहिए। कहने का मतलब सदन की मंजूरी मिल जानी चाहिए। लेकिन अब ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए आज ही सत्र समाप्त हुआ, आज सत्र जब समाप्त हुआ तो अब अगला सत्र 4 महीना, लगभग 4 महीने के बाद ही आनी है। मान लिया जाए कि 6 महीने के बाद, चूँकि 6 महीने से ज़्यादा का गैप 2 सत्रों के बीच नहीं होना चाहिए, और 6 महीना लग गया सत्र को शुरू होने में, तो 6 महीना ज़्यादा से ज़्यादा और 1.5 महीना उसको पारित होने में, तो कुल मिलाकर 7.5 महीना एक अध्यादेश का क्या होता है? एक अध्यादेश की वैलिडिटी होती है, वैधता होती है। और इसके अलावा साथियों आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 क्या है? तो आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति के पास सलाहकारी शक्ति है। कहने का मतलब राष्ट्रपति चाहे तो, आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति चाहे तो क्या कर सकता है? राष्ट्रपति चाहे तो क्या कर सकता है? वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, और जब सलाह मांगे तो सलाह देना होगा, हर हाल में देना होगा। लेकिन दिए गए सलाह को राष्ट्रपति माने या ना माने ये उन पर है। कहने का मतलब राष्ट्रपति सलाह मांगे और सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दिया, अब उस सलाह को मानना या ना मानना ये राष्ट्रपति महोदय के हाथ में है। तो सलाहकारी शक्ति 143 के अंतर्गत, वैसे भी जानते हो कि 143, तो 143 में मतलब एक दूसरे के लिए ये ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक और आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है, आर्टिकल 72, जिसमें क्या है? पार्डन पावर, यानी क्षमादान शक्ति। क्षमादान शक्ति का मतलब क्या है? कि राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी सज़ा को माफ़ कर सकता है, कम कर सकता है, या फिर उसको स्थगित कर सकता है। लेकिन ज़्यादा खुश नहीं होना है, ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है। अब ऐसा नहीं कि आप किसी को गोली मार दें और ये सोच लें कि आज़ाद सर तो पढ़ाए हैं कि आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, उड़ा दो सबको और चलो राष्ट्रपति जी तो क्षमा कर ही देंगे। ऐसा नहीं होता भाई साहब, ऐसा मत कीजिएगा प्लीज़। आर्टिकल 72 के मुताबिक क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति महोदय के पास है, लेकिन राष्ट्रपति के हाथ तो बंधे हुए हैं, क्योंकि आर्टिकल 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगा? तो एक मंत्री परिषद होगा, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, बताया होगा, एक मंत्री परिषद होगा, और जब सलाह देने के लिए मंत्री परिषद है तो क्षमा तो कर सकते हैं, लेकिन बिना मंत्री परिषद की सलाह पर नहीं करेंगे। तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है कि क्षमादान शक्ति राष्ट्रपति के पास है तो हम कुछ भी कर लें, नहीं कर सकते हैं आप। तो इस तरह से ये राष्ट्रपति महोदय के पास। अच्छा, एक और शक्ति जो मैंने आपको शायद पहले बता भी दिया होगा, आर्टिकल 111 के तहत आपको ये ध्यान रखना है, आर्टिकल 111 के तहत क्या है? राष्ट्रपति महोदय के पास कौन सी शक्ति है? तो वीटो पावर्स है। और वीटो मैंने आपको बताया था जब विधायिका के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, यानी एक विधायिका कानून कैसे बनाती है, यानी एक विधेयक कानून का रूप कैसे लेती है। तो उसमें मैंने बताया था कि आर्टिकल 111 के तहत 3 है, तो 3 तरह के वीटो है। एक वीटो एब्सोल्यूट वीटो का मतलब साफ साफ मना कर दे कि मुझे इस विधेयक पर साइन नहीं करना है, वो है एब्सोल्यूट। एक वो विधेयक जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सस्पेंसरी, जिसमें राष्ट्रपति ये कह दे कि एक बार इस पर विचार कर लें दोबारा से, अब विचार करने के बाद अगर दोबारा से फिर वही विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाए कि इसमें साइन कीजिए, तो मजबूरन अब राष्ट्रपति महोदय को साइन करना होगा। तीसरा पॉकेट वीटो, और पॉकेट वीटो
क्या होता है कि बिना कुछ बोले अपने पॉकेट में रख लिया, इसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। एक ही बार इस्तेमाल हुआ। अब तक ज्ञानी जैल सिंह ने डाक संशोधन विधेयक पर इस्तेमाल किया था। इस बात का ख्याल रखें, इस बात का ध्यान रखें। तो चलिए, राष्ट्रपति के संदर्भ में जितनी सारी चीज़ें थी मैंने आपको एक तरफ से सारी चीज़ें कवर करा रखी है। और एक चीज़ और साथियों, राष्ट्रपति को कुछ अपनी भी शक्तियां हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वविवेक शक्ति। यानी अगर मान लेते हैं कि आम चुनाव हुआ जिसमें सरकार नहीं बन पा रही है किसी की भी, अब सरकार नहीं बन पा रही है तो ऐसे में क्या होगा, मतलब किसी को भी समर्थन नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में वो अपने विवेक से क्या करेगा, किसी जिसको भी चाहे, मतलब जो उस योग्य हो, ऐसा नहीं कि जिसको भी उठा करके मन किया बना दिया। जैसे मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ, मोदी जी हैं, मोदी जी अगर हैं तो मोदी जी कुछ हो गए या उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया कि मुझे अब नहीं करना काम, तो अब क्या होगा, अब बीजेपी के अंतर्गत जितने लोग हैं किसी को लेकर समर्थन बन ही नहीं रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, तो ऐसे में राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे, तो अपने विवेक से, अपनी मतलब शक्ति से वो जो भला लगे, जो भला व्यक्ति उनके निगाह में हो कि देश को संभाल सकते हैं कुछ समय के लिए, तो अपने विवेक से क्या कर सकते हैं, वो सरकार चुन सकते हैं। तो चलिए, मुझे लगता है कि जो राष्ट्रपति के संदर्भ में जितनी सारी बातें मैंने आपको बताई ये काफ़ी थी। और इतना तो मैं कह सकता हूँ कि अगर आपने इस पूरे राष्ट्रपति के सीरीज़ को देख लिया, राष्ट्रपति से एक भी प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम में, यूपीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यूपीएससी की प्री की बात कर रहा हूँ, ये ज़रूर है, लेकिन यूपीएससी की मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। वनडे एग्ज़ाम्स कोई भी हो, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये वादा तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दावा ज़रूर कर रहा हूँ। साथियों, चलिए आज की क्लास यहीं संपन्न होती है। तब तक खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और जय हिंद, जय भारत।